नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और युवा नेता जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी की अगर मैं बात करूं तो नई जिम्मेदारी के साथ भाजपा के मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हुए अमित साहू जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बिल्कुल बिना समय व्यर्थ किए मैं सवालों पर ही आती हूँ। काफी यंग हैं आप, एनर्जेटिक हैं। लोग यानी कि युवाओं में बहुत ज्यादा मतलब आपकी चर्चाएं रहती हैं। हम भी जानना चाहेंगे कि अमित साहू जी के जीवन की शुरुआत जो है, उनका जो बचपन है वो कैसे बीता, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज लाइफ कैसी रही, स्कूल लाइफ कैसी रही। अच्छे सुलझे हुए बच्चे थे या बदमाश थे आप? स्कूल का बैक बेंचर बच्चा था मैं। अच्छा। अर्थात कहा जाए तो बदमाश बच्चा। पर पढ़ाई में भी अव्वल बच्चा रहता था। फेल मैं तभी होता था जब एग्जाम में एब्सेंट होता था। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कठिनाइयाँ होती थी, बट फिर भी पासिंग मार्क ले आता था मैं। और बैक बेंच में बैठने का अर्थ ये होता था कि वो ग्रुपबाजी, वो लड़कों का एक समूह लेकर बैठना, मस्ती करना। तो सारे स्कूलों में, जितने भी स्कूल में मैं पढ़ा, सारे स्कूलों में मेरा वही लाइफ रहा, एक बैक बेंचर वाला। कभी कभी सज़ा देने के लिए मुझे फर्स्ट बेंचर बना दिया जाता था। कई बार स्कूल को कंट्रोल करने के लिए मुझे तो हेड बॉय बना दिया जाता था कि इसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, ये संभाल लेता है, कोई भी लड़का इसके सामने फेल है। तो स्कूलों में हेड बॉय की जिम्मेदारी भी रहती थी आपको सुधारने के लिए, मुझे सुधारने के साथ साथ एक जिम्मेदारी देने के लिए, ताकि खुद बदमाशी ना करे और स्कूल के प्रत्येक छात्र छात्राएं इसके डर और भय में मस्ती ना करे। इसलिए हेड बॉय की भी जिम्मेदारी कई बार कई स्कूलों में मुझे दी जाते थे। कॉलेज लाइफ कैसी रही? देखिए, कॉलेज लाइफ भी ऐसा ही सामान्य रहा। कॉलेज लाइफ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट और भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं उस समय तक के पॉलिटिकल अहदे में, बड़े अहदे में आ गया था। मैं जब विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग कहलाता है, जो बजरंग दल जी, उसका मैं रायपुर जिले का संयोजक तक की जिम्मेदारी आ गई थी। तो मुझे संगठन के कार्यों में एक ज़्यादा ही रुचि रहती थी और हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म के लिए हर वो कार्य को करना। और तीसरा सौभाग्य बड़ा मेरे लिए इसलिए रहा क्योंकि मैं और ज़्यादा व्यस्त इसलिए हुआ क्योंकि देशव्यापी जितने आंदोलन आए हिंदुत्व को लेकर, चाहे राम सेतु का मामला हो, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, क्योंकि फैसले भी नज़दीक आने वाले थे। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला भी उसी समय आना था। उसके अलावा फिर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में हमने 5000 की संख्या में त्रिशूल दीक्षा का भी आयोजन किया। तो संगठन कार्य को लेकर नए युवाओं को बजरंग दल से जोड़ना, धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, अनेकों आंदोलन करना हिंदू धर्म के लिए। तो इसलिए कॉलेज लाइफ का उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा और मैं संगठन कार्य में अपने आप को हमेशा बिजी रखा। मैंने ये राजनीति में आना है पहले से आपने सोच रखा था या फिर अचानक कोई ऐसी घटना हुई कि मन बन गया कि चलो राजनीति की तरफ ही रुख मोड़ लें अपना? देखिए, न जाने ईश्वर ने मेरा जन्म और मुझे इस युग में किसी विशेष कार्य को करवाने के लिए मुझे इस सृष्टि में लाया है। मुझे कभी कभी बचपन से ऐसा प्रतीत होता था। और हनुमान जी के भक्त होने के कारण, हर देवी देवताओं को पूजने के कारण कई बार एक जो कहते हैं सिक्स सेंथ और जो कहते हैं एक आभास, वो बचपन से ही मुझे था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लोगों के लिए लड़ना है, लोगों के लिए जीना है और लोगों के लिए हर वो कार्य करना है जिसके वो अधिकार पाते हैं। कई लोग अपने अधिकारों से वंचित होते हैं, उन वंचितों को उनके अधिकार और उनके लिए लड़ाई लड़ना बचपन से एक गुण था मेरे अंदर। तो ऐसा करके संगठन में मैंने काम किया, संघ में मैंने काम किया। संघ का जो सबसे बड़ा आंदोलन का संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके यूथ में काम किया।
उसके बाद फिर कई ऐसे स्थितियाँ और परिस्थितियाँ थी तो मुझे पार्टी में आना पड़ा, क्योंकि संघ का, आरएसएस का अगर पॉलिटिकल विंग कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की और यहाँ कार्य आरंभ किया। और आज युवा मोर्चा के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर 4 साल में एक सामान्य सिर्फ कार्यकर्ता रहा पार्टी में। जब आया मैं 2011 में जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर की जिम्मेदारी मिली। 2016 में प्रदेश मंत्री, आज देखो भाजपा का प्रदेश मंत्री हूँ, उस समय मैं युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री हुआ करता था। 2016 में मैं बना। 2020 में पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। 2022 में मुझे पार्टी में विधिवत में आया, मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुझे बनाया गया। और आज 2025 में मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं पार्टी को दे रहा हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में अपना कार्य निरंतर करते जा रहा हूं मैं। बहुत ही यंग उम्र में, बहुत ही कम उम्र में आपको बड़े बड़े जो पद हैं वो दे दिए गए थे, और इसी में से एक बहुत ही चर्चित पद था भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। वो पूरा अनुभव आपका कैसा रहा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए? क्या क्या आपने उस समय सीखा और क्या वो सीख अब आपको काम आ रही है? देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे अनुभव को महत्व दिया जाता है। और मैं जब युवा मोर्चा का जब प्रदेश का मंत्री था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय आज के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो है गृह मंत्री विजय भैया जी, विजय शर्मा जी जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके टीम में मैं प्रदेश के मंत्री के रूप में कार्य करता था। संगठन मुझे जहां आदेश देता था, चाहे दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे दूर नक्सल क्षेत्र में जाकर वहाँ पर मंडलों का कार्य करना, शक्ति केंद्र तक जाना, बूथ तक कार्यकर्ताओं से मिलकर आना। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता अंदर तक जाके काम करने में असमर्थ थे, वहाँ तक मैं जाकर काम करता था। चाहे सरगुजा संभाग के अनेक जिलों में मेरा जाना हो। प्रदेश मंत्री के रूप में मैंने प्रदेश के किसी भी ऐसे जिले को नहीं छोड़ा जहाँ पर मुझे एक प्रदेश पदाधिकारी के रूप में जाना होता था। और कायदे से विधिवत मेरा प्रभार क्षेत्र था मुंगेली जिले का मैं प्रभारी था प्रदेश मंत्री के रूप में। मगर उसके अलावा संगठन विजय भैया मुझे जो कार्य देते थे, संगठन महामंत्री जी मुझे जो कार्य देते थे, उस कार्य को मैं करके आता था। प्रदेश अध्यक्ष जी जो कार्य देते थे मैं करके आता था। तो वैसे मेरी एक पहचान पूरे प्रदेश भर में बन गई। उसी का प्रतिफल था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सौंपा। अब प्रदेश अध्यक्ष बना मैं, उस समय एक प्रदेश भर में युवाओं की लहर एक आप बढ़ी। मैं पार्टी के विपक्ष का दूसरा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मुझे विपक्ष का कार्यकाल निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले व्यक्ति थे माननीय राजेश मूणत जी, जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उस समय विपक्ष का कार्यकाल था और एक ऐसे मुख्यमंत्री का कार्यकाल था जिनका भय आतंक पूरे छत्तीसगढ़ में रहता था, अजीत जोगी। उसके कार्यकाल में वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया 2002 में, 2003 में उसके प्रतिफल में सरकार बनी। वैसा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि हर एक जिले में जाकर, हर एक विधानसभा में जाकर मैंने कांग्रेस के हर भ्रष्टाचार को लेकर, हर युवाओं के अधिकार को लेकर मैं सड़क की लड़ाई लड़ा, सड़क पर उतर के उन युवाओं के अधिकार और हक के लिए लड़ा। उसके बाद उसके प्रतिफल मेरा सबसे बड़ा आंदोलन, निधि आपने भी देखा होगा, उस आंदोलन को आपने कवरेज भी किया था। और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन कार्यकाल का 20 साल बाद का एक बड़ा आंदोलन था। मैं इसीलिए मैं राजेश मूणत जी को याद कर रहा हूं कि उन्होंने 2002 में एक बड़ा आंदोलन किया था और मैंने 2022 में बड़ा आंदोलन किया। तो 20 साल के अंतराल का सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई रहा तो 24 अगस्त 2022 का आंदोलन रहा, हल्ला बोल, जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए थे। वही एक आंदोलन निधि जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था कि अब युवाओं के अधिकार के लिए हमने ये लड़ाई चालू की, अब इस सरकार को गिरा के हम दम लेंगे। उस समय आपने देखा होगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी उस आंदोलन में आए थे। उन्होंने भी
परिकल्पना करते हुए कहते हुए ये कहा था कि मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आ गया, मगर मैं अपने जीवन में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा था। ये तेजस्वी सूर्य जी ने खुद अपने मुख से कहा था। तो आपने भी कवरेज किया था निधि, आपने भी कभी भारतीय जनता पार्टी को उतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था कि विपक्ष कार्यकाल का सबसे बड़ा आंदोलन था। और उसी दिन उसी मंच से जब मेरा उद्बोधन चल रहा था उसी दिन मैंने तय कर दिया था कि 2023 में हमारी सरकार बन रही है और युवाओं के दम पर बन रही है। तो युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ा अनुभव मुझे मिला और सिर्फ मैं नहीं, मेरे पूरे प्रदेश के पदाधिकारीगण, मेरे पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्षगण, मंडल के अध्यक्षगण और उनकी पूरी टीम, मतलब मुझसे लेकर मेरे पूरे एंटायर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर उस आंदोलन को सफल बनाया। सभी ने मिलकर उस आंदोलन को ऐसा आंदोलन बनाया कि भूपेश बघेल उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी हालत खराब हो गई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी आंदोलन को रोकने के लिए कंटेनर का प्रयोग किया गया, क्योंकि भूपेश बघेल उस समय के जो प्रशासनिक जो उनके अधिकारी थे, उन्होंने ये देखा था कि ये युवा मोर्चे के कार्यकर्ता जहां आंदोलन करते हैं, जिस जिला में आंदोलन करते हैं, बांस बल्ली बैरिकेटिंग तो ये ऐसा ही तोड़ देते हैं, वेल्डिंग करके टीन का चादर लगाते थे, लोहे की चादर लगाते थे, उस लोहे के चादर को भी हम फाड़ देते थे। तो इनको भय था कि इतनी बड़ी संख्या में रायपुर राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने जो संकल्प लिया तो संकल्प भी पूरा किया। हमारे कई ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाकर सीएम हाउस के मुख्य गेट पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहरा कर आए और उसी दिन परिकल्पना हो गई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो एक ये बड़ा अनुभव रहा युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मेरा कि मैंने बड़े आंदोलन का आगाज किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है निधि। ये एक बड़ा अनुभव था। युवाओं में आपका काफी वर्चस्व देखा जाता है, युवा जो है वो बहुत पसंद करते हैं आपको, यूथ विंग। कैसे? देखो निधि, होता क्या है, आज का युवा ये चाहता है कि हमारा जो लीडर हो, हमारा जो नेतृत्व करता हो, जिसे हम मानते हैं, जिनके साथ जुड़ रहे हैं हम, वो हमारे जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। एक युवाओं के अंदर एक भूमिका एक यही रहती है कि जो हमारा लीडर हो हमारी विचारधारा का होना चाहिए, हमारे जैसा सोच वाला होना चाहिए, कोई फर्क ना करे ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं उन सारे युवाओं को जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं उन्हें प्यार देता हूं, तो मुझे बदले में 10 गुना ज़्यादा प्यार उनकी तरफ से मिलता है। मैं उन युवाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, उन युवाओं के अधिकार और उनके हक को दिलाता हूं। इसलिए युवाओं के भीतर मेरा एक क्रेज़ है। युवा मुझे फॉलो करते हैं क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ। संगठनात्मक होते हुए भी आज का जो युग है जैसा चल रहा है वैसा होकर मैं युवाओं से मिलता हूँ। फिर उसके बाद उनके हृदय को परिवर्तन करके उनको संगठन के ढांचे में लाता हूँ। तो उस युवाओं को भी संगठन के प्रति परिपक्व बनाना, संगठन की विचारधारा से कट्टरवादी बनाना, ये भी मेरा काम है। और जब वो युवा कट्टरवादी बन जाता है, जब वो युवा पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति से आत्मसात होता है, तब उसे ज्ञात होता है कि आज मैं अमित साहू के साथ जुड़कर मेरे हृदय में क्या परिवर्तन आया, मेरे दैनिक नित्य क्रम में क्या प्रतिक्रिया देते हुए वो बताते हैं कि क्या परिवर्तन आया। तो ये सारे लोग जो हैं उनके हृदय में एक लगाव मेरे प्रति है और मैं भी निस्वार्थ भाव से उनके साथ जुड़कर उनके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। इसीलिए मेरा क्रेज़ युवाओं के बीच है, इसीलिए उनकी चाहत मेरे लिए अटूट है और जो एक बार जुड़ता है वो कभी टूटता नहीं। ये मेरी खासियत है। सुना है आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है और आए दिन विवाद वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, सही है ये? किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे संभालते हैं चीज़ों को? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है कि जो सांप्रदायिक तनाव, हमारा क्षेत्र जो है जहाँ पे मेरा निवास है वहाँ, और वो पूरा क्षेत्र लगभग एक धार्मिक माहौल वाला क्षेत्र है। जितना हिंदू समाज के पूरे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग भी उतने ही तादाद पे रहते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है कि सांप्रदायिक लड़ाइयाँ होती है, धार्मिक लड़ाइयाँ होती है, तो वहाँ पर उसको मैनेज करना, हिंदुओं का पक्ष
को मजबूत रखते हुए लड़ाई लड़ना, उनके अधिकार के साथ उनके लिए खड़े रहना, ये मेरा परम कर्तव्य है। आज भी है, कल भी रहेगा और जीवन भर रहेगा। मेरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित है, सारे हिंदुओं के लिए समर्पित है, हिंदू धर्म के लिए समर्पित है और हिंदुत्व की संस्कृति की रक्षा करने के लिए समर्पित है मेरा सारा जीवन। इसलिए सदैव हिंदुओं के पक्ष में खड़े होकर उनके साथ खड़े रहना, मजबूती से उनके साथ खड़े रहना मेरा परम कर्तव्य और जीवन भर रहेगा ये चीज़। ये हिंदुत्ववादी नेता की छवि कैसे बनी अमित साहू जी की? देखो, हिंदुत्ववादी छवि की नेता मुझे विरासत में मिली मेरे परिवार के द्वारा। मेरे दादाजी, मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, सारे लोगों की विचारधारा एक कट्टर हिंदूवादी की विचारधारा थी, क्योंकि दादाजी के माध्यम से पूरा परिवार भी संघ परिवार से जुड़ा और बचपन से ही मुझे धर्म की शिक्षा दादाजी, बड़े पिताजी से, खास करके पिताजी से मुझे धर्म की शिक्षा मिली। अब जब मैं संगठन से भी जुड़ा तब मुझे ये देखने को मिला, ये आभास भी हुआ, जबकि मैं कॉन्वेंट स्कूल का छात्र रहा, हर क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल पे मेरी पढ़ाई हुई। जब मैंने देखा कि हिंदुत्व पे किस प्रकार से प्रतिघात हो रहा है, चाहे वो धर्मांतरण करने वाले हमारे हिंदुओं को धर्मांतरित करा के ईसाई बना रहे हैं, चाहे ये जिहादी हमारी हिंदू बेटियों को भगा कर लेकर धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बना रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, चाहे हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, चाहे हमारे हिंदू समाज के किसी भी व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये सारी चीज़ जब मैंने देखा जाना तो मुझे वास्तविकता दिखी कि आज मेरे धर्म में किस प्रकार की दिक्कतें हैं। तो इसलिए उस समय से मेरी मन में, मेरे विचारधारा में एक कट्टरवादी का जो है एक माहौल जो है मेरे हृदय में ही आया। उस समय के बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन समर्पित कर दिया हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए। मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज कहलाता है। सबसे ज़्यादा जिनकी जनसंख्या इस पूरे छत्तीसगढ़ में एज अ वोटर, एज अ पब्लिक नहीं बता रहा मैं, एज अ वोटर, आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे भी जाकर देखेंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा अगर जातिगत वोटर है वो है साहू समाज। और अगर कैटेगरी पे भी बात करेंगे, देयर आर 4 ऑफ अ कैटेगरी इन ऑल ओवर छत्तीसगढ़। तो कैटेगरी वाइज भी अगर ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई समाज है वो साहू समाज छत्तीसगढ़ में। जब मुझे यहाँ पता चला कि ट्राइबल समाज के बाद, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के बाद, उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट में ये ईसाई मिशनरी घुसे धर्मांतरण कराने के लिए, अब इनका टारगेट है ओबीसी पे। जब मुझे पता चला कि साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करके ईसाईयत की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ भी एक बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने फिर समाज के प्रमुखों से बात करके, समाज के युवाओं को जागृत करके यहाँ पर भी जन जागृति चलाई। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे संघ के अनेक गीत हैं, कई ऐसे गीत हैं जिसमें प्रेरणा दी जाती है कि आगामी हमको करना क्या है। वैसा ही एक गीत है, संघ का गीत, हम संगठन में भी ये सब गीत को गाते हैं कि धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए। अब धर्म की रक्षा तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ अगर समाज का बिखराव भी हो गया और आज हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और हमारे समाज के ही रक्षा नहीं कर पाए तो ऐसे में होगा क्या। इसलिए समाज के प्रति भी हमने एक अलख जगाई। अनेक युवाओं को, अनेक बुजुर्गों को, अनेक गांवों में, अनेक हमारे पार हैं, पंगत हैं, परिक्षेत्र हैं, तहसील है, जिला है, उसके बाद प्रदेश है, सारे लोगों को अवगत कराया। तो सारे समाज के लोग भी इस ओर अब अग्रसर हो रहे हैं कि हमारे समाज में ये ईसाइयों की जो भूमिका आ रही है, हमारे समाज के लोगों का हृदय जो ईसाइयत की ओर परिवर्तन हो रहा है, उसे रोकने के लिए भी हम बड़ा एक अभियान चला रहे हैं और इसको अब और वृहद रूप में हमको आगे लेकर जाना है। ऐसा निर्णय भी हमने अमित जी, ये हिंदुत्ववादी और ये जो मैनिपुलेट करते हैं बिल्कुल हिंदुओं को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक सवाल जो बहुत अहम है मेरे जहन में आता है कि क्यों हमेशा हिंदू मैनिपुलेट हो जाते हैं। चाहे जिहादी के तौर पर देखें तो वो
हिंदू बहू बेटियों या हिंदू बेटियों को ही क्यों मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्यों ईसाई बार बार हिंदुओं को ही मैनिपुलेट कर लेते हैं? क्या हमारे समाज के युवाओं में हिंदुत्व के प्रति जो जानकारी होनी चाहिए वो हम पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ कमी रह गई है? क्योंकि जो बाकी धर्म के लोग हैं वो बिल्कुल सदृढ़ रहते हैं अपने धर्म को लेकर, तो हिंदू ही मैनिपुलेट क्यों होते हैं हर बार? और इसके लिए आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लगता ये चीजें होती हैं? देखो निधि, मैं बताऊं आपको, असल में हिंदू मैनिपुलेट इसलिए होता है क्योंकि हिंदू जो है वो टारगेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे सृष्टि में अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो ईसा और मूसा, ईसाइयत क्या चाहता है कि पूरा विश्व ईसाई धर्म को अपना ले, मेरा धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ रहे। बिल्कुल। वैसे ही मुस्लिम भी चाहता है कि पूरी दुनिया परिवर्तन होकर मुस्लिम बन जाए। तो इनका टारगेट क्या है कि जो नॉन ईसाई देश है, जहां पे ईसाई नहीं है तो उनको परिवर्तन करो ईसाई में। वैसे ये मुसलमान भी चाह रहे हैं कि जो मुसलमान देश नहीं है, जहां पर कुरान और शरीयत का कानून लागू नहीं होता, उस देश को परिवर्तन करके उसे मुस्लिम देश में कन्वर्ट किया जाए, मुसलमानों में कन्वर्ट किया जाए। तब इस बीच कौन पिस रहा है? पूरा हिंदू धर्म, आर्य संस्कृति जिसे कहते हैं, जिसके अंदर अनेक पंथ आते हैं, जैन, सिख, बौद्ध, ये जितने भी पंथ हैं हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, और हम सभी मूर्ति पूजक हैं। तो इनका टारगेट ये है कि इन मूर्ति पूजकों को परिवर्तन करा के ईसाई चाहता है ईसाई बना दे, मुसलमान चाहता है मुसलमान बना दे। तो सिर्फ टारगेट हो रहा है हिंदू समाज। और दूसरी बड़ी एक ड्रॉबैक हमारे धर्म के अंदर कहूँ तो सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी दिक्कतें जो आती है वो उन परिवार की आती है जिन परिवार ने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी है। बिल्कुल। अब जब वो बच्चा धर्म की शिक्षा अपने घर से ही नहीं मिल रही है उसको, अपने समाज जनों से नहीं मिल रही है उनको, क्योंकि देखो परिवार ही एक ऐसा चीज और ऐसा जगह होता है जहां पर वो बच्चा प्रफुल्लित होकर खेल कूद कर बड़ा होता है, सीख कर बड़ा होता है। अगर उसे शिक्षा और दीक्षा धर्म की घर पे ही नहीं मिली है तो वो लड़का वो लड़की युवापन के आते आते धर्म विहीन हो जाता है, संस्कृति विहीन हो जाता है। उसे उस समय जो लगता है, उसे जो उस समय जो पसंद आता है वो उसे स्वीकार करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी अगर गलती है तो उन परिवारजनों की गलती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी उस समूचे हिंदू परिवार को निवेदन करना चाहूंगा निधि कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे। आज मेरे 2 बेटे हैं, मैं उसे बचपन से धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ, धर्म का ज्ञान दे रहा हूँ। आज वो लगातार धर्म के ऐसे कई सारे किताब हैं वो पढ़ते हैं नियमित, हनुमान जी का अध्ययन करते हैं नियमित, वो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं वो नियमित, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति, राम जी के बारे में, राम जी की जीवनी को जानना, तो रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं मेरे बच्चे। देखो हमारा धर्म और हमारी संस्कृति जो है ना निधि, वो जीवन जीने को सिखाती है। जीवन आप सुचारू रूप से कैसे जियो ये सिखाती है। इसलिए अनेक कहानियों के माध्यम से, हमारे भगवान के कहानियों के माध्यम से हमें जीवन जीने की एक कला सिखाती है हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है। और आज हम अगर अपने बच्चों को संस्कृति से अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चा दूसरी संस्कृति को मानने लगेगा। तो ये एक बड़ा कारण है। मैंने सुना है कि राजनीति में रहते रहते आपको गायकी का भी बहुत शौक है। कुछ एक आध 2 वीडियो आपके वायरल हो रहे थे, प्रोफेशनल सिंगर की तरह आप गा रहे थे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। अगर आदमी के जीवन में, इंसान के जीवन में गीत संगीत ना हो तो जीवन नीरस होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर व्यक्ति किसी एक ही सोच के साथ रहे तो उसका जीवन जो है नष्ट हो जाता। तो व्यक्तियों को गीत संगीत हमेशा सुनना चाहिए, चाहे उनका हृदय, उनका मन जो है प्रफुल्लित रहे और एक हमेशा खुशनुमा रहे। बिल्कुल। तो कुल मिला के कैसा गीत आप अपने दर्शकों आपको जो पसंद हो, आपका फेवरेट सॉन्ग जो हो वो गुनगुना दीजिए आप। अब कई ऐसे सिंगर हैं, कई ऐसे गीत संगीत हैं कि वो मेरे फेवरेट है, कि जैसे कि अब यशुदास जी के कई ऐसे गाने हैं कि
हर एक गाने में उनकी, और खास करके मैं पुराने गीतों को बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि उसमें अर्थ होते हैं। आज के गाने अर्थहीन होते हैं। जैसे कि ये एक गाना देखो, जो व्यक्ति अगर अपनी पत्नी के लिए गाता है या कोई लड़का अपनी प्रेमिका के लिए गाता है, एक गीत है, बहुत पुराना गीत है कि हो गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। मतलब देखो, वो नाव का वर्णन दे रहा है, मगर वो क्या कह रहा है कि तेरे मेरे जीवन में आने से मेरी ये जो घर गृहस्थी थी, वो उसको टूटी फूटी नाव का उसने वो किया है, तो सज गई वो। मतलब ये सारा चीज अर्थ के समेत कितना दे रहा है। हाँ, महत्व कितना दे रहा है कि जैसे कि एक अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग माहौल के हिसाब से गीत रहता है। जैसे कि एक गीत है कि तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, फिर उसमें लड़की गा रही है, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए आए तेरी बिंदिया रे। मतलब ये सारे गीत जो है हृदय में एक अलग जगाने वाली है। मैं ये गीत संगीत इसलिए सुनता हूँ कि बार बार मैं, सबके अर्थ हैं। हाँ, सबके अर्थ हैं के अर्थ। और इस अर्थों में मेरी सोच, मेरी कल्पना अपनी पत्नी की ओर होती है। बिल्कुल। मेरा प्रेम और अटूट होता है। मैं कभी उनके साथ बैठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझसे लगातार गीत सुनाता हूँ, संगीत सुनाता हूँ। तो ये सारे चीज़ जो है एक जीवन के पर्याय हैं और मैं जीवन जीने के लिए इस युग में आया हूँ, तो इसलिए हर प्रकार के जीवन को मैं जीना चाहिए। एक अंतिम सवाल लूंगी अमित जी कि पहले भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा रहते हुए और अब भाजपा प्रदेश मंत्री के तौर पर जो आप भूमिका अदा कर रहे हैं, जो नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, दोनों ही जिम्मेदारियों में कितना अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ जब मैं युवा मोर्चा का जिला मंत्री था, प्रदेश मंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष भी था, तो हमारे यहाँ जितना भी बड़े और वरिष्ठ नेतागण थे, वो अक्सर ये कहते थे कि आज का युवा मोर्चा ही कल का भारतीय जनता पार्टी है। तो एक साक्षात उदाहरण हूं मैं, एक साक्षात एग्जाम्पल हूं मैं कि मैं कल का युवा मोर्चा था, आज का भारतीय जनता पार्टी हूं। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी देखो, भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर संगठन के आदेश में चलने वाला कार्यकर्ता होता है, संगठन के हर उस आदेश को पालन करने वाला कार्यकर्ता होता है, संगठन हर उस आदेश को निभाने वाला कार्यकर्ता होता है। तो मुझे ऐसा कभी आज तक महसूस नहीं हुआ, कल भी जो मैं कार्य कर रहा था, आज भी जो मैं कार्य कर रहा हूं, आने वाले समय में मुझे यही कार्य करना है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो। तो हमारे संगठन ही हमको ये चीज़ सिखाता है। तो हमें हमेशा अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करना है, लोगों के अधिकार के लिए काम करना है। और हमारे पंडित जी की सोच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच जो है एकात्म मानववाद, बड़ी एक कल्पना थी उनकी, एकात्म मानववाद। तो हमारा हर एक कार्यकर्ता एकात्म मानववाद का पालन करते हुए अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक के उनके अधिकार और हक की लड़ाई लड़ना। आप अगर सरकार में हो तो अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्तियों को हर सरकारी योजना का लाभ दिला देना, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। कल भी था, आज भी है और हमेशा सदियों तक रहेगा ही। तो मुझे कल भी जो काम कर रहा था, आज भी वही काम कर रहा है। मुझे काम में कोई वो ऐसा परिवर्तन या वो नहीं आप मिला। अपना काम करते चल रहा हूँ, संगठन को मजबूती करते चल रहा हूँ। बस वो संगठन मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को एक विश्वास के साथ कि यही वो कार्यकर्ता है जो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है, इसलिए मुझे मेरा संगठन इस हैसियत के मामले में समझता है कि यही वो कार्यकर्ता है जो निभा सकता है, इसलिए मुझे जिम्मेदारी देती है और वैसा ही निभाता भी मैं हूँ। संगठन को मजबूती देने के हिसाब से संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहता हूँ। यही एक विश्वास संगठन का मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के प्रति है और मेरे माध्यम से संगठन को ये
कहा जाए तो प्रॉफिट भी मिलता है, एक फ़ायदा भी मिलता है कि अनेक युवा मेरे माध्यम से संगठन से जुड़ते हैं, संगठन की विचारधारा को और अटूट और मजबूत बनाते हैं। तो ये एक फ़ायदा संगठन को मुझसे होता है, क्योंकि हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि संगठन से मैं हूँ, मेरा संगठन है तो मैं हूँ, मेरे संगठन के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत है, जैसा मैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका अदा कर रहे अमित साहू, जिनका कहना है कि चाहे हिंदुत्ववादी की बात हो, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूरे देश भर के जो युवा हैं अपने धर्म समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहें। जो जानकारी उन्हें नहीं है वो बचपन से उनके माता और पिता उन्हें देने का प्रयास करें, ताकि आगे चलकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग भ्रमित हो रहे हैं वो भ्रमित ना हो पाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने जो बताया है कि स्टेप बाय स्टेप अपना काम करते चलिए, बढ़ते चलिए, आपको आपका अधिकार आपके हिसाब से तय कर दिया जाता है कि कब मिलना है। तो इस तरीके से आने वाले समय में वो ऐसे ही काम करते रहेंगे और देखते ही देखते जो युवा हैं उन्हें भी एक तरीके से जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्ववाद के साथ वो सदैव चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में समय देने के लिए। धन्यवाद निधि।